नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से फॉर्म 10E भरने का प्रोसेस सीखेंगे। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि तमाम वीडियोस में बताया जाता है। बहुत ही सिंपल सी डिटेल्स होती हैं जो आपको सब कुछ आपके फॉर्म 16 में या फिर आपके ITL के पोर्टल में अवेलेबल हो जाती हैं। किस लिए फॉर्म 10E भरा जाता है? देखिए, मेरे पास एक फॉर्म 16 है जिसमें ग्रॉस सैलरी 11,46,526 रुपये है, जबकि ये ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनकी ग्रॉस सैलरी सिर्फ 7 से 8 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए थी। दरअसल हुआ क्या कि कुछ पिछले सालों से इनकी कुछ सैलरी का कुछ एक एलिमेंट इनको क्रेडिट नहीं हो पा रहा था, यानी कि 2017 से 2022 तक का एलिमेंट नहीं मिल रहा था, जो अचानक से इस फाइनेंशियल ईयर में इनको क्रेडिट हुआ है, जिसकी वजह से इनकी सैलरी ड्रास्टिकली बढ़ गई है और इसके ऊपर इन्हें लगभग 93,249 का टैक्स कट चुका है। तो देखिए, इसको फिल करने के लिए हमें ज़रूरत जिन चीज़ों की होती है वो ऑलरेडी फॉर्म 16 के लास्ट पेज पे दिया हुआ होता है। यहाँ पर जो एरियर का अमाउंट दिया हुआ होता है ये हमें ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, आपको समझाने के लिए मैं इसी को कॉपी करता हूँ एक्सेल की शीट में। यहाँ जब मैं लेके आता हूँ तो यहाँ पर हमें दो और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो होती हैं कि उन 4 ईयर्स का, जिन 4 सालों का एरियर मिला हुआ है, आपके केस में ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन 4 सालों की जो सैलरी है, टैक्सेबल सैलरी, वो हमें चाहिए और आपने कितना कितना टैक्स डिपार्टमेंट को पे किया है वो हमें चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये टैक्सेबल सैलरी हमारे पास आएगी कहाँ से? तो इसके लिए हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फाइल रिटर्न पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें कई सालों का जो भी हमारा डाटा होता है, जो हमने ई फाइल किया होता है, उनका डाटा मिल जाता है। यहाँ पर आपको हर साल का डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करना है। जब आप रिसिप्ट डाउनलोड करते हैं तो वो किस तरह की दिखती है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 2018-19 की ये रिसिप्ट है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है, इसमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि टोटल इनकम मेरी 4,24,320 थी। इसी को मैंने डाटा को यहाँ से 17-18 के आगे यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। और दूसरी चीज़ कि उस साल में मैंने टैक्स कितना पे किया हुआ था, पेएबल टैक्स मेरा 0 था। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, एक्सेल में मैंने आगे पे टैक्स में 0 लिखा हुआ है। इसी तरह से चारों साल का मैंने डाटा अपनी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हैं उनमें से मैंने उठा लिया है। कुछ दूसरे तरह की स्लिप्स भी आती हैं नए सालों में, 2021-22 के आसपास कुछ इस तरह की स्लिप आ रही है। जैसे ये 2020-21 का एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जिसमें टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पर दिखाई जाती है और जो टैक्स पेड है वो कॉलम नंबर 7 यहाँ पर दिखाया जाता है। तो ये डिटेल्स उठा लेने के बाद हमें एक और डिटेल की ज़रूरत पड़ती है और वो है 2021 और 22, यानी कि फाइनेंशियल ईयर, जिस साल का हम ITR फाइल कर रहे हैं उस साल की टैक्सेबल सैलरी और उस साल का टैक्स। अब ये कहाँ से मिलेगा? देखिए, इस केस में डायरेक्टली मुझे ये फॉर्म 16 से मिल सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मुझे फॉर्म 16 से डायरेक्टली टैक्सेबल सैलरी जिस पे मुझे टैक्स लगना है और टैक्स डिडक्टेड 93,249, ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ से मिल रही हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जो फॉर्म 16 बनता है इसमें कुछ सारी डिडक्शन एम्प्लॉयर की तरफ से छोड़ दी जाती हैं, जैसे आपका HRA या फिर आपका मेडिकल क्लेम्स वगैरह कई बार छूट जाते हैं। तो जब आप ITR फाइल करते हैं तो आप उन चीज़ों को अपनी तरफ से ऐड करते हैं। तो आपकी सही टैक्सेबल जो इनकम है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस ई फिलिंग का करना पड़ेगा। अभी ई फिलिंग का प्रोसेस मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ कि किस तरह से ई फिलिंग का प्रोसेस होता है। मेरी तमाम सारी वीडियोस हैं ई फिलिंग को लेकर, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधे पहले से जो ई फिलिंग का प्रोसेस किया हुआ है उसको मैं रिज्यूम करता हूँ। तो जब ई फिलिंग की हम सारे स्टेप्स पूरे कर चुके होते हैं तो जो लास्ट स्टेप होता है टोटल टैक्स लायबिलिटी, जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हमने इन सेक्शन में अपनी वो डिडक्शंस दिखा दी हैं जो मेरे फॉर्म 16 में भी नहीं थी या एम्प्लॉयर की तरफ से छूट गई थी। तो ऐसा करने के बाद जब मैं ये लास्ट वाला ऑप्शन खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पर मेनली जो चीज़ दिखा देती है टोटल इनकम। ये जो टोटल इनकम मेरी 8,34,840 बनती है, यही सैलरी मुझे अपने 8,34,840 यहाँ पर लेके आ जानी है, क्योंकि यही मेरी टैक्सेबल इनकम है। देखिए, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। यहाँ 8,85,000 था, लेकिन जब मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं 8,34,000 पे आ गया हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अपना HRA वगैरह इसमें दिखा दिया है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमको चाहिए होती है, इस सीट के लिए हमें दूसरी चीज़ चाहिए होती है कि 8,34,000 पर मुझे टैक्स कितना कटा हुआ है।
टैक्स कितना कटा है मैं वो यही लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सोर्स से टैक्स डिडक्ट हो चुका है 93,000 का। तो मेरी ये टेबल अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं फॉर्म 10E नहीं भरता हूँ तो मेरा 93,249 रुपया डिडक्ट हो चुका है। अब मुझे रिफ़ंड भी अगर मिलने वाला होगा तो मुश्किल से 5-7 हज़ार रुपये यहाँ से रिफ़ंड मिलेगा। अगर मैं वो जो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ इसमें से कम कर दी हैं उसमें अब मुझे इतना सा थोड़ा बहुत ही रिफ़ंड मिलने वाला है। नेक्स्ट मैंने जो आपको बताया था कि अगली चीज़ मुझे चाहिए वो है लास्ट पेज पे। अगर आपके पास ये नहीं है, आपके लास्ट पेज में फॉर्म 16 के पेज में ये नहीं है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से ये मांगिए कि उनका एरियर कौन कौन से ईयर्स का है और कितना कितना अमाउंट है। एरियर्स का अमाउंट यहाँ से उठा के सीधे सीधे मैंने इस टेबल पे रख दिया है। ये मेरा एरियर का अमाउंट हो गया। तो देखिए इन चारों को ऐड करने से ये 5वां बन रहा है, यानी कि इस साल में मुझे माइनस एरियर, यानी कि यहाँ मेरा जो एरियर बचा हुआ था यहाँ क्रेडिट हो चुका है। तो होगा क्या, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर टैक्सेबल जो सैलरी थी उसमें ये एरियर जुड़ जाएगा। जैसे ही मैं इस सारे एरियर को पिछले साल में भेजूंगा तो जब मेरी इस सैलरी में 2687 रुपये जुड़ेंगे तो हो सकता है मेरी ये सैलरी 2017-18 में टैक्स के दायरे में आ जाए। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अगली लाइंस में। तो अगली लाइंस में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारी टोटल सैलरी हो जाएगी दिस प्लस दिस। तो ये मेरी टोटल सैलरी हो चुकी है। अब हो सकता है इनमें से कुछ सैलरी मेरी टैक्स के दायरे को पार कर चुकी हो, या जो मैंने पहले 0 टैक्स पे किया हुआ था अब मुझे उन ईयर्स में जाके टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर कुछ मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। जोक्स अपार्ट, 2021-22 इस फाइनेंशियल ईयर में वही एरियर मेरा यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। ये 8,34,000 में से इतना माइनस होके अब मेरी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 5,47,120 रुपये बचेगी। यही फ़ायदा है फॉर्म 10E भरने का कि आपको इन सालों में कुछ थोड़ा बहुत टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन करंट ईयर में आपको एग्जम्पशंस मिल जाएगा। तो इसको मैं अगले पेज में आपके ले आके दिखाता हूँ कि अब मुझे टैक्स कितना है। मैंने कंप्यूटेशन कर लिया कि मुझे इस सैलरी पे इतना टैक्स देना था। अब देखिए ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको किसी कैलकुलेटर की, एक्सटर्नल कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैलकुलेटर कहाँ से आता है, ये कहाँ से कैलकुलेट होकर आता है। सिर्फ आपको 5,47,120 पर कितना टैक्स पड़ेगा वो आपको लमसम कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इजीली चेक कर सकते हैं कि 5 लाख से ऊपर की सैलरी है मेरी 47,120 रुपये, और इसका 20% जो होता है उसमें 12,500 जोड़ेंगे तो लगभग आपका 22,000 के आसपास आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल के लिए है। बाकी ये जो टैक्स जो आ रहे हैं इनका कैलकुलेशन आप मैनुअली भी कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर एक ऑलरेडी कैलकुलेटर भी होता है। बस इतनी सी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, यानी कि कॉलम नंबर C, D एंड E, टैक्सेबल सैलरी, टैक्स पेड और एरियर, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। इन 3 चीज़ों से आपका फॉर्म 10E पूरा हो जाता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टैक्स बिफोर टैक्स मेरा 93,000 था और मेरा आफ्टर टैक्स है 70,000। तो यहाँ पर मुझे लगभग 23,000 रुपये का फॉर्म 10E को भरने की वजह से एक तरह से एग्जम्पशन यानी छूट मिल गई है। तो देखिए छूट भी कहाँ पर डाली जाती है। मैं वापस उसी पेज पे आ रहा हूँ जिस पेज से हमने ग्रॉस सैलरी उठाई थी। इस पेज में थोड़ा सा नीचे आने पर आपको दिखाई देता है फिल 10E फॉर्म टू क्लेम रिलीफ, सेक्शन रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के अंडर फॉर्म 10E की छूट मिलती है। ये अमाउंट आपने, जितनी छूट आपको यहाँ पर मिल रही है 23,153 रुपये की, वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है। लेकिन रुकिए, ये तो हमने एक्सेल सीट में कैलकुलेशन किया हुआ है, इसी कैलकुलेशन को हमने ले जाके फॉर्म 10E पर करना है। तो वो 10E पर हम कैसे करेंगे, आपको यहीं पर इसको छोड़ देना है, स्टॉप कर देना है। आपको जाना है ई फाइलिंग में, यहाँ पर आपने बीच वाले कॉलम पे क्लिक करना है। फॉर्म 10E भरने के लिए आपको यहाँ पर फाइल नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपने असेसमेंट ईयर चुनना है, 1 साल आगे का लेना है, ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 चीज़ें दी हुई हैं। मुझे कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि सर मुझे DA का, यानी कि पिछले साल DA जो रिवाइज हुआ था उसका मुझे एरियर मिला हुआ है, तो मैं उसको कहाँ पर दिखाऊँ। देखिए अगर पेंशन कम्यूटेशन, कंपेंसेशन, ग्रेजुइटी और एडवांस सैलरी, इन चारों के अलावा आपका कोई भी दूसरा एरियर आया हुआ है DA से या किसी और चीज़ से, तो उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो आपकी सैलरी का एरियर है, कंप्लीट सैलरी का, क्योंकि DA भी सैलरी का ही एक पार्ट होता है। तो आप इस कॉलम को टिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देखिए पहला कॉलम होता है पर्सनल डिटेल्स का, इसको आप भर लेंगे।
सेकंड कॉलम आता है एरियर्स का, इस पे क्लिक करेंगे। यही एक छोटा सा फॉर्म है जो हमें भरना है, जो हमने ये टेबल बना के रखी है, इस टेबल को हमने इस फॉर्म के ऊपर लेके आ जाना है। देखिए इसमें कुछ 7 या 8 कॉलम होते हैं, मैं 1 से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं 6 नंबर रो से स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर है ऐड डिटेल्स, ये वो टेबल है जो टेबल हमने एक्सेल में बना के रखी है, उसको हमने यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमने ईयर सेलेक्ट करना है। देखिए 17-18, जो 17-18 फर्स्ट ईयर था मेरा, मैंने उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद जो इसकी सैलरी है 424320, 424320, मुझे वो अमाउंट यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर मुझे लिखना है कि मुझे उस साल का एरियर कितना मिला हुआ है। देखिए उसी शीट में मैंने आगे एरियर भी लिख दिया था 2687, मैं इसे भी यहाँ पर लेके आ जाऊँगा 2687। और इसके बाद यहाँ पर लिखना है कि मैंने कितना टैक्स दिया हुआ था। मैंने 0 टैक्स दिया हुआ था पहले, कब 2017-18 में यहाँ पर 0 टैक्स दिया था। बस ये सैलरी, एरियर और टैक्स, ये 3 चीज़ें मुझे यहाँ पर इनपुट कर देनी है, बाकी मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब देखिए इस टेबल पे आगे जब मेरा एरियर के साथ जुड़ के जो सैलरी बन रही थी उसमें जो ड्यू टैक्स था, ये कैलकुलेट कहाँ से होता है, ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ टेबल पे आना है। देखिए सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया है, लेकिन इफ़ यू आर इनफ कैपेबल टू कैलकुलेट योर ड्यू टैक्स देन गो अहेड। इफ़ देर आर सर्टेन चेंजेस, अगर आपको अंतर लगता है कि ये 9100 जो कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया हुआ वो गलत है, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं जो आपकी कैलकुलेशन में सही आ रहा होगा। इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे 9116 मैं डायरेक्टली वो लिख देता हूँ जो कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ हंड्रेड्स का ही फ़र्क पड़ेगा इसमें। बस इसको मैं ऐड कर दूंगा। देखिए मेरी एक एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। इसी तरह से मैं 4 एंट्रीज़ फिल करूँगा जो मेरी यहाँ पर एंट्री लिखी हुई है, यानी कि 4 सालों का डाटा मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। देखिए ये 4 साल का जो डाटा मेरी टेबल पे था वो मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया है। बस इतना सा, यही सबसे बड़ा काम था इस डाटा को इनपुट करने का, जिसमें हार्डली मुझे 1 या 2 मिनट लगे होंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाता है कि 48,096 रुपये जो मेरा टैक्स मुझे इन पिछले 4 सालों में देना पड़ेगा अगर मैं एरियर को पीछे भेजता हूँ। अभी मैं सीरियल नंबर 1 पर आ जाऊँगा। यहाँ पर हमने डालना है टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी। वापस मैं अपनी टेबल पे एक्सक्लूडिंग एरियर, वापस टेबल पे आता हूँ। देखिए मेरी टैक्सेबल इनकम ये है। अब बात हो रही है इस साल की, फाइनेंशियल ईयर की। इसमें से मेरा ये जो एरियर है, जो 4 साल का एरियर जो मैंने पीछे भेज दिया है, अगर मैं उसको माइनस कर देता हूँ तो मेरी टैक्सेबल सैलरी कितनी बचेगी, ये बचेगी 547,120, 547,120, ये मैं यहाँ पर डाल दूँगा। अभी देखिए ये मेरी टैक्सेबल इनकम और ये मेरे एरियर्स जो मैं पीछे भेज चुका हूँ, अगर दोनों को ऐड करता हूँ तो मैं वापस वहीं पहुँच जाता हूँ जैसे हमने टेबल पे लिखा हुआ है। तो ये ऑटो कंप्यूटेशन हो रहे हैं, हमें इन फील्ड को भरने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर 4 से एक छोटा सा काम शुरू होता है। कह रहा है कि आइटम नंबर 3 पर जो टोटल टैक्स बनना चाहिए वो यहाँ पर लिखिए। आइटम नंबर 3 है ये, यानी कि 8,34,000 पर जो मेरा टैक्स बनना चाहिए वो यहाँ पर लिखना है। ये तो कंप्यूटर जनरेटेड है और मुझे यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर एक गलती है, देखिए कंप्यूटर यहाँ पर कुछ भी जनरेट नहीं कर पा रहा है, 0 लिख रहा है, लेकिन ये गलती है क्योंकि सिस्टम में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें उसको खुद से करेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने वो टैक्स लिखना है जो इस अमाउंट पर लगना चाहिए था। तो इस अमाउंट पर मेरा कौन सा टैक्स लगना चाहिए था, मैं सीधे फॉर्म 16 में जाऊंगा, यहाँ से उठाऊंगा 93249। अब देखिए हो सकता है आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये जो 93249 है ये 8,34,000 पर न होके, देखिए 8,85,810 रुपये पर ये टैक्स था, लेकिन ऑलरेडी मैं इतना टैक्स पे कर चुके हूँ, मुझे रिलीफ लेना है तो मुझे इसी में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर वो पूरा टैक्स लिखूँगा जो मैं पे कर चुका हूँ। 5 नंबर आइटम पे आएंगे, सेम वही कहानी करनी है, टैक्स लिखना है लेकिन आइटम नंबर 1 पर, यानी कि उस सैलरी पर जो सैलरी हमारी एरियर को हटाने के बाद की सैलरी थी। अभी मुझे एक्सेल की सीट पे वापस जाना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इस सैलरी पर कितना टैक्स देना पड़ेगा इस साल, क्योंकि अब मैं 2,87,000 पीछे भेज चुका हूँ पिछले सालों में, तो मेरी सैलरी यहाँ पर सिर्फ 547 बची है। इस पे जो मैंने टैक्स का कंप्यूटेशन किया है वो 22,000 रुपए के लगभग बनता है। तो ये अमाउंट मुझे यहाँ पर डाल देना है। सिस्टम को वैसे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना चाहिए,
फिर भी अगर नहीं कर पा रहा है तो मैं यहाँ पर 22,000 अपने से डाल दूँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है 71,000 रुपीज़ ही मेरा टैक्स बनता था फॉर्म 10E भरने के बाद, जो मुझे पता चल रहा है 93 में से 22 माइनस हो गया तो 71 ही मेरा बनता था। लेकिन 71 में से मुझे मेरा रिफंड बनता था 71, लेकिन 71 में से मुझे 48,000 देना है। इन 4 सालों का प्रीवियस ईयर का टैक्स मुझे देना है। आपके केस में हो सकता है कि बहुत छोटा छोटा अमाउंट होगा, जैसे इनके केस में लगभग 1,68,000 का, देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े एरियस इनको मिले हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, 1,46,000, 1,34,000, ये बड़े अमाउंट एरियर मिले हुए हैं। इसलिए इनकी सैलरी यहाँ पर इसलिए इनका टैक्स जो है ज़्यादा कट रहा है। हो सकता है आपके केस में बहुत कम अमाउंट एरियर का बाकी सालों में जाएगा वापस, तो आपका ये जो अमाउंट है ये कम बनेगा। देखिए ये जो 23,153 है, यही हमें रिलीफ मिलने वाली है। आपका फॉर्म 10E भर चुका है, यहाँ पर आपने सेव करना है। बोथ सेक्शन आर कंप्लीटेड, वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। वेरिफिकेशन सेम वैसे ही होता है जैसे हम ITR 1 का वेरिफिकेशन करते हैं। आपको सेव करना है, यहाँ से प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू में आपने देख लेना है कि आपकी डिटेल्स यहाँ पर सही हैं। अगर डिटेल्स सही हैं तो उसके बाद प्रोसीड टू E-वेरीफाई करना है, यस करेंगे। मैं आधार से E-वेरीफाई करना सबसे अच्छा समझता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगता है और मैक्सिमम लोग इसे यूज करते हैं। आधार OTP आपने जनरेट करना है, यहाँ पर अपना आधार OTP डालना है और वैलिडेट कर देना है। इस तरह से हम फॉर्म 10E भर चुके हैं। जब हमारा फॉर्म 10E भरना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम 23,153 की जो हमें छूट मिली हुई है, यानी कि जो एग्जम्पशंस मिला हुआ है फॉर्म 10E की वजह से, उसको हम फिल करेंगे अपने E-फिलिंग की साइट पे। हम E-फिलिंग पे जाएंगे, हम यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जो हमारा प्रोसेस होता है, हम उसी प्रोसेस से जाएंगे। अब मैं ITR 1 भरना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिज्यूम फिलिंग करूँगा क्योंकि पहले ही मैं अपना ITR यहाँ पर भर चुका हूँ, तो इसमें मेरा ड्राफ्ट ऑलरेडी सेव है। सिर्फ मुझे लास्ट वाले कॉलम में जाना है और जहाँ पर हमारा फॉर्म 10E क्लेम, फिल योर फॉर्म फॉर क्लेम, ये 10E वाली जो रिलीफ वाली बात थी, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली वो अमाउंट आ चुका होगा E-वेरीफाई के बाद। मेरे पास आधार OTP नहीं था, इसलिए E-वेरीफाई नहीं हो पाया है। यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। अगर नहीं अमाउंट आता है तो आपने वो 23,000 जो भी अमाउंट था, 23,153 रुपये का जो भी अमाउंट हमारा रिलीफ मिला था, वो आपने यहाँ पर मैनुअली भी फिल कर देना है, इनकेस अगर आपके केस में यहाँ पर नहीं आता है। तो ये कह रहा है कि प्लीज़ इंश्योर टू सबमिट फॉर्म 10E। आपने इससे पहले फॉर्म 10E सबमिट कर चुका होना चाहिए और E-वेरीफाई हो जाना चाहिए था। जैसे ही आप ये यहाँ पर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कंफर्म करते ही देखिए अभी आपकी टैक्स लायबिलिटी घट चुकी है। जो पहले 93,000 था, अब वो 59 हो चुकी है, यानी कि 93 माइनस 59 जो भी बचेगा उतना आपको यहाँ पर रिफ़ंड मिल जाएगा। 33,760 रुपये के लिए आप रिफ़ंड के लिए आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रोसेस था फॉर्म 10E भरने का। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने साथियों को, जिन लोगों का एरियर आया हुआ है और कई लोग इसकी जानकारी नहीं रखते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक शेयर से दूसरों का भी भला होगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, धन्यवाद।